जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्रभाव में। इस चैनल पे आपको फिजिक्स जेई और नीट लेवल का पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे वर्क क्या होता है। तो पहले डे टू डे लाइफ में हम लोग वर्क को जैसे कि जनरल वे में कैसे बोल देते हैं कि हमने आज ढेर सारा ऑफिस में काम किया, या हमको कंप्यूटर पे काम करना है, या जिम में हमने वर्कआउट जाके किया। इस तरह से बातें हम लोग करते हैं, बट फिजिक्स में वर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है और हम लोग वर्क को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एक्चुअली जब हमें वर्क को मेजर करना होगा उस केस में हमें थोड़ा वर्क को डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो फिजिक्स में हम कैसे वर्क को डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फिजिक्स की नज़र से वर्क को देखते हैं उस केस में क्या बोलते हैं कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया गया, जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया गया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि फोर्स अगर हम अप्लाई करें किसी भी बॉडी पर और उसमें डिस्प्लेसमेंट मिले, डिस्प्लेसमेंट मिले, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है। बट कितना, अभी ये क्वेश्चन रह गया। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे और स्टेप वाइज देखते चलेंगे और समझते चलेंगे कि वर्क एक्चुअली क्या होता है। और मैं यहाँ आया हूं तो फील करा के ही जाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से ही। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड वर्क। इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं जैसे कि W वर्क इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट यानी कि F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वेक्टर वाले चैप्टर में। जैसे कि ये बहुत ही सिंपल है और आपको पता है जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कब आता है, जब हम स्केलर प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं। और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपको पता है ना कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कॉस थीटा के रूप में यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म मिल गया। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा आपको फील कराते हैं कि कैसे एक्चुअली कैसे कॉस थीटा ही रहेगा वर्क में, क्यों हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही लिए हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक ब्लॉक है, टेबल पे रखा हुआ है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं F और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये, थीटा इनके बीच का एंगल है। जैसे कि अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स इतना ज्यादा नहीं रहेगा कि इसको हैंग कर ले, उठा ले, तो उस केस में क्या होगा कि डिस्प्लेस होके जाएगा इस डायरेक्शन में। ये तो सिंपल समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे हम फोर्स किसी एंगल पे है ना, इसको अगर हम कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जो फोर्स कंपोनेंट ब्रेक होगा वो क्या होगा, F cos थीटा, और जो वर्टिकल होगा वो F sin थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है वही तो वर्क करेगा ना। बाकी जो ये वर्टिकली है ये कहाँ वर्क नहीं करता है, ये न्यूट्रली बस देखता रहता है कि हाँ वर्क हो रहा है। और कौन वर्क कर रहा है, F cos थीटा वर्क कर रहा है, क्योंकि वो वही काज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। यानी कि यही है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराने की कोशिश कर रहा है इस ब्लॉक को। यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन F इंटू डी कास थीटा यही है आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है।
जे से डिफाइन करते हैं। और इस फॉर्मूले से आप देख लो तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। cos थीटा है तो उसमें यूनिट होती नहीं है, यूनिट लेस है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर भी आप बोल सकते हो या फिर जूल। जूल एक साइंटिस्ट का नाम था। और डायमेंशन भी देख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क। अब डायमेंशन ऑफ वर्क यानी कि अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है cos थीटा। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स को आप, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर्स जो है वो आप क्या लिखते हो, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है m, एक्सेलरेशन को आप लिखते हो L t पर -2, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो L डायमेंशन, मीटर को L से डिनोट करते हैं, और उसके बाद टाइम पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम t पर -2। ये हो गया आपका फोर्स का। और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर, इसका यूनिट मीटर होगा, मीटर का L, ये है यूनिटलेस। सो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता है, इसीलिए हम बहुत इस पे ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आप इसको डायमेंशन एंड यूनिट्स वाले चैप्टर में कंप्लीट पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, बेसिकली वर्क थ्री, नेचर जो है वो थ्री टाइप्स का होता है। नेचर ऑफ वर्क इज बेसिकली थ्री टाइप्स। तो तीन तरह के होते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क। सेकेंड जो होता है वो जीरो वर्क, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तीसरा नेगेटिव वर्क। अब आप लोग कहोगे कि सर स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव कहाँ होती है? तो एक्चुअली वर्क तो एक स्केलर ही क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही आता है। और हमने अब देखा पीछे, जो कि आपका फॉर्मूला था ना, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, है ना। तो यहाँ पे वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी को आपको पता है कि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि अब वो अगर आपने काम वर्क किया, किसी को भी बोला कि वो 10 जूल का वर्क किया, तो किस डायरेक्शन में किया इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्शन बता ही नहीं पाएगा वर्क, ठीक ना। तो आप सिंपल समझ पा रहे हो इसको कि ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव नेचर कैसा होता है वर्क का, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, चलो फर्स्ट पॉजिटिव वर्क के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। सो मैग्नेट, ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कि बात यही रही, अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो हमको वर्क डन क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। और आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि cos थीटा यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री होगी। तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू जो होती है लेस देन आर इक्वल टू 0 और 90 के बीच में जब थीटा की वैल्यू होगी तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और जब ये पॉजिटिव आएगा उस केस में, यानी कि जब ये पॉजिटिव होगा उस केस में ये टोटल मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा, यानी कि W जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और 0 से 90 के बीच में जब एंगल रहेगा, इसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं हम। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यानी कि वर्क पॉजिटिव कब मिलता है, जब एंगल 0 और 90 के बीच में होता है। अच्छा, सेकंड, जीरो, जीरो वर्क, जीरो वर्क। अब इसी फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, तो ये दोनों यहाँ पे तीन सिनेरियो हो सकती है। या तो आप फोर्स ही ना अप्लाई करो,
यानी जब फोर्स ही नहीं अप्लाई करोगे तो बात ही मत करो वर्क का, क्योंकि पहला ही शर्त आपका क्या है कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए और उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यानी कि अगर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो तो वर्क डन जीरो। परंतु अगर ऐसा है कि फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, मतलब कि फोर्स आपने अप्लाई किया बट डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला। एग्जाम्पल में देखो, इसको मैं ऐसे प्रेस कर दिया, कितना भी प्रेस करते रहो, दिन रात लगा दो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। यानी कि इसका हम तीन कंडीशन जानते हैं। पहला तो बता दिया कि जब फोर्स जीरो हो, सेकेंड कंडीशन जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, अब थर्ड कंडीशन यानी कि कास थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो भी वर्क डन जीरो मिलेगा। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है उस केस में कास थीटा की वैल्यू जीरो होती है। ऐसे ही 90 डिग्री होगा, कास थीटा की वैल्यू जीरो, यानी कि इस केस में भी वर्क डन जीरो होगा जब ये 90 डिग्री होगा। अब आप कहोगे कि सर जब फोर्स 90 डिग्री पे हम लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल रहा है, तो चलिए उसके बारे में हम एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जैसे चलो एग्जांपल यही देख लेते हैं। एक टेबल है, आप एक ब्लॉक रख दिए मास m का, इसको आप ऐसे खींच रहे हो एक फोर्स लगा के अपने मसल्स फोर्स को, मसल्स फोर्स से आपने इसको खींचा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मान लो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, बट mg तो हमेशा नीचे लगेगा ना। mg क्या है, इज अ वेट ऑफ दिस ब्लॉक, जो कि ऑलवेज डाउनवर्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ये जो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक, दैट इज आल्सो कॉल्ड वेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हुआ और फोर्स mg, यानी कि हम आपसे कहें कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, उस केस में आप क्या कहोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेट से d होगा, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ग्रेविटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि कहोगे cos 90 डिग्री लिख दो सर। क्या होगा, आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कुछ हो सकता है, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी वर्क डन कितना हुआ, जीरो हुआ। और इसी पे साइमल्टेनियसली एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है, आपको पता होगा, यानी कि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का भी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स तो लग रहा है नॉर्मल, पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री, यानी वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स आल्सो इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन बाय वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू आल्सो जीरो। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सिंपली देखो क्या होगा कि आप इतना फिजिक्स पढ़ लिए, अब क्या करोगे कि सर हमें तो फिजिक्स में वर्क निकालने आ गया अच्छे से और हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है। तो चलो अभी क्या होगा कि मान लो चलो आप अपना सामान लेके स्टेशन से उतर गए नीचे और आसपास देखे कि कूली दिख गया, भाई कूली बोला कि भाई साहब आपका सामान मैं पहुंचा दूं, कुछ दे देना पैसे अपना जो भी बनेगा। ठीक है, तो कूली आपका सामान उठाया और रखा सर पे, लेके चल दिया। जैसे ही लेके चला तो अब तुम तो फिजिक्स पढ़े हो और देख रहे हो कि जीरो एकदम, हम तो भाई पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो वो जैसे ही कूली आपका बैग लेके चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और तुम कहोगे कि हमारा जो सामान है उसका वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है और एक कूली क्या जा रहा है ऐसे,
मतलब बात यही हो गई, mg नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। जब वो ले आके रख दिया सामान तुम्हारा, फिर बोला कि भाई साहब निकालिए 50 रुपया। तुम बोलोगे कि अरे भैया तुम काम ही कहाँ किए हो, देखो हम फिजिक्स पढ़े हैं यहाँ पे, ऐसे होता है फिजिक्स में, वर्क डन तुमने 0 किया। तब वो कहेगा कि तुम्हारा गेम तो बजाना पड़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे कहानी हो जाएगी। तो ऐसा कभी मत करना, क्यों? क्योंकि वो वर्क कर रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे वर्क डन बाई ग्रेविटी तो 0 हो रही है, जो वेट है उस सामान का उसके द्वारा काम किया गया तो 0 है, परंतु वो इंसान चल के जा रहा है, वो बंदा चल रहा है, यानी अपने पैर से एक फोर्स लगा रहा है जो पीछे की तरफ लगा रहा है ना, जमीन को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, और जमीन का जो ग्राउंड के बीच और तुम्हारे पैर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो तुम्हारे जिस डायरेक्शन में चल चल रहे हो उसी डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि वो जो अपने पैर से फोर्स लगा रहा है इधर और उधर जा रहा है, यानी कि इस जो वो अपने पैर पे फोर्स लगाया है उस फोर्स से वर्क डन 0 नहीं होगा, और वो वहीं मेहनत कर रहा है, तो यानी कि भाई उसके मेहनताना का पैसा चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हो गया। आगे देखते हैं थर्ड काइंड ऑफ, थर्ड नेचर जो है वर्क का क्या है। नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा? अब वही बात ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। अब रही बात cos थीटा की फिर से, तो जब cos थीटा की वैल्यू हमें निगेटिव लाना है, cos थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो हमें वर्क डन 0 मिलेगा, सॉरी वर्क डन निगेटिव मिलेगा। तो अब यहाँ पे आओ, तो ध्यान से देखो, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होती है उस केस में क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो जब 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू थीटा की होगी तो cos थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी, उस केस में वर्क डन निगेटिव आएगा। तुम कहोगे कि सर ऐसे कैसे होगा कि हम फोर्स लगाएं 90 डिग्री से भी किसी और डायरेक्शन में ज्यादा में, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो और वर्क हमें निगेटिव मिल जाए। चलो एग्जाम्पल से फिर से देख लेते हैं, वही एग्जाम्पल, घिसा पीटा, आसान है। ठीक है, तो चलो यहां से तुम फोर्स फिर वही लगा के इधर डिस्प्लेस करा दिए इसको, डी। अब क्या हुआ कि ये बॉक्स तो डिस्प्लेसमेंट करके इधर जा रहा है, पर फ्रिक्शन का नाम तो सुने होगे, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स, और ये डिस्प्लेस कर रहा है उस डायरेक्शन में। मान लो कि डी डिस्टेंस डिस्प्लेस होके गया। अब हम तुमसे कहें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमको बताओ, क्या तुम कहोगे कि सर चलो लिख दो फार्मूला। फार्मूला क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कास थीटा। तो थीटा की वैल्यू देखो, तो यहां से यहाँ के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। लाइन पर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, यू नो। ठीक है, तो 180 डिग्री। और ये भी आपको पता है कि कास 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब जब -1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दोगे तो नंबर ही निगेटिव हो जाएगा अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो। अब ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव था, क्यों? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड रखना था, आपको पता है यहाँ से। तो क्या हुआ? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ? नेगेटिव आया। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, तो ऐसा नहीं है बाबू। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कूली जब चल रहा था तो क्या फ्रिक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा था, जा भी रहा था उसी डायरेक्शन में, उस केस में क्या होगा, है ना? तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अच्छे से डिटेल्ड बताऊंगा, और उससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में और नीट में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर बना के और अच्छे से समझाएंगे कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स से वर्क होता है, और क्या फ्रिक्शन फोर्स से वर्क पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, 0 भी होगा, है ना? और स्टैटिक फ्रिक्शन से भी वर्क होता है, इसको भी बात करेंगे उस टाइम। ठीक है, आइए हम लोग अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें तीनों प्रकार का वर्क का नेचर हो, जैसे कि जो भी है पॉजिटिव, 0 और निगेटिव वर्क। इन तीनों का एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किया जाएगा हम लोगों को करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए
हम देखते हैं। चलो, एक बॉक्स है 5 kg का, और इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं। चलो थोड़ा सिंपल ही करते हैं। F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट D बराबर 50 मीटर। चलो, अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो चलो, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, क्योंकि ये मूवमेंट में रहेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के। चलो 0.4 ले लेते हैं। ठीक। अब आपसे कहूं मैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ। आपको निकालना है वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, जो हमने अप्लाई किया है, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स। देखो, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा। इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं ना, ताकि ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे आपको मैं दिखा पाऊँ। ये m इज इक्वल टू है, तो m इंटू जी, और ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और आप खींच के उधर लेके जा रहे हो। जब इसमें म्यू है, यहाँ पे म्यू के कितना था, 0.4, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अब लगेगा। क्यों? क्योंकि जब मोशन में होता है तो फ्रिक्शन जो लगता है वो काइनेटिक बोलते हैं उसको। ठीक है। अब हम कहेंगे कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, फिर वर्क डन बाई नॉर्मल, फिर वर्क डन बाई फ्रिक्शन। 4 हमें वर्क निकालना है। चलिए, तो हम वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स देखते हैं। पहला, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, तो यानी कि वर्क डन बाई एफ, कितना फोर्स है, 10 न्यूटन, दिस इज द मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 मीटर, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप देख लो, और क्या है, कास थीटा कितना है इनके बीच में, 0 डिग्री। देखो, फोर्स उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, एंगल एक ही डायरेक्शन जब रहेगा तो एंगल 0। ठीक। और कास 0 की वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होगा। तो कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स जो है वो आ गया आपका 10 जूल, सॉरी 150 जूल। अब सेकेंड टाइप का, सेकेंड जो आपको वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो आपको पता है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, एम जी 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कास 90 वैल्यू आपको पता है 0, यानी कि 0। सेम नॉर्मल फोर्स के केस में भी, डिस्प्लेसमेंट उधर, नॉर्मल ऊपर, 90 डिग्री, यानी कि सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं लगती मेरे को। ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव मिला, ये 0 0, यानी कि 2 नेचर आपको मिल गए वर्क। अब तीसरा नेचर भी यहाँ मिल जाएगा। देखो, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। तो चलो, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता है -1 होती है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू डी। तो चलो, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ हम लोग फाइंड कर लेते हैं जरा। कैसे फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, तो काइनेटिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, नॉर्मल फोर्स का मल्टीप्लाई होता है। और नॉर्मल फोर्स, देखो ये दोनों बैलेंस है, तभी तो उधर ही बस जा रहा है, इधर उधर ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है। यानी कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी, तो यानी कि म्यू के एम जी, नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटी फोर्स यानी एम जी के बराबर है यहाँ पे। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी मिल गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, म्यू के एम इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट डी। चलो वैल्यू रख दो, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ 0.4, एम आपको दिया हुआ है 5 kg। अच्छा, जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा काम हमारा। आसान तो हम लोग जिंदगी में देखते ही रहते हैं हर टाइम, है ना। 15 मीटर हमेशा आसान आसान, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, ये है फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ा साफ से लिखें यार, अच्छा नहीं लग रहा है ना। कितना हो गया, देखो 50, 50 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो,
अब 0.4 का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी होगा एक निगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव, यानी कि तीनों प्रकार का यहाँ पे नेचर आपको मिल गया। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2-3 मैंने क्वेश्चन लिया था जो कि जेई प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है मेंस का, तो उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग वेक्टर बेस्ड देख लेते हैं। यहाँ पे लग जाएगा अ स्मॉल पार्टिकल मूविंग टू पोजीशन 5i minus 2j plus k cap from its initial position 2k plus 3j minus 4k under the action of force 5ki plus 2j plus 7k Newton. The value of work done will be. This is the question asked in the JEE मेंस 2023 जनवरी में, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये जेई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, फरवरी वाले शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या कि इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पहले ही दे रखा है, यानी कि अगर हम फाइनल पोजीशन कहें डी फाइनल, ये है पोजीशन, तो 5i 2j प्लस के, और फाइनल ये तो मिल गया इनिशियल पोजीशन, उसका इनिशियल पोजीशन कितना है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है। और फोर्स देखो ये गिवन है, जो भी गिवन है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फोर्स भी आपको दिया हुआ है कितना 5i प्लस 2j प्लस 7k न्यूटन, ये मीटर में होगा, हाँ बट लिखा नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको फार्मूला पता है, वर्क डन क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो कि जो डी है, डी वेक्टर, वो क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो आप पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट में। तो देखो यहाँ पे फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो यानी कि आप माइनस तो कर दोगे फाइनल में से इनिशियल, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, होता ही यही है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा आपका कितना 5i माइनस 2 यानी कि 3i, बस आप लिखें 3i कैप, फिर उसके बाद माइनस 2j माइनस 3 यानी कि माइनस 5j कैप, और प्लस यहाँ पे था, हाँ प्लस है 4, 4k कैप, सॉरी प्लस k कैप माइनस, तो भी प्लस हो जाएगा यानी कि 5, ये आपका मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स आपके पास है ही, तो चलिए मल्टीप्लाई कर ही देंगे हम लोग। ये है आपका जेई का क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में, इतना आसान तो बोर्ड में पूछा जाता है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 5j प्लस 5k, तो आपको पता होगा कि आई आई का जब मल्टीप्लाई होता है और जे जे का के का तो 1 आता है, बट आई का जे के साथ या के का आई जे के साथ, मतलब जैसे ही डिफरेंट के साथ डिफरेंट का डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है उस केस में डॉट प्रोडक्ट होता है तो 0 आता है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई इनके साथ ही मल्टी करेंगे, यानी आई आई लिख ही देता हूँ, चलो कंफ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा, आई डॉट आई जे के डॉट के वैल्यू 1 होती है, बाकी सबका 0, आई जे के आई सब, तो 5 3 जा 15, आई आई डॉट 1 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 10 आएगा इसका, फिर 7 5 जा 35, यहाँ पे प्लस, यानी कि वर्क डन कितना आया 40 जूल, दिस इज द पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव वर्क डन, सो सिंपल। सेकेंड मेथड भी आप निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल, दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, सो डोंट फॉलो दैट प्रोसेस। तो आपका वर्क डन मिल गया 40 जूल, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है पहले इसको मिटा, जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। जैसे कि ए ब्लॉक ऑफ मास, यहाँ पे भी गिवन डेटा लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या क्या है, क्या क्या दे रखा है हमको सवाल में, एम दिया है मास कितना 100 kg, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है कितना 10 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक जो है बिटवीन द सरफेस इज
यानी कि म्यू कितना आपको दे रखा है, 0.4 ही दिया है। और आपको पूछ रहा है कि देन द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ। तो आप लोग कहोगे कि सर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई फोर्स लगा है, तो बात तो सही है, लेकिन वो फोर्स हमें पता नहीं कितना है। और आप एक बात समझ सकते हो बहुत आसानी से कि एक ब्लॉक है, यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ होगा, क्योंकि कोई भी ब्लॉक पे जब किसी भी मास पे फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसके बीच का एंगल तो 180 डिग्री हो गई ना। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फोर्स जो है mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, यानी कि यहाँ पे आप देखो तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एम, मैग्नीट्यूड का ही बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो एन कितना होता है, mg के बराबर होता है म्यू mg, यही आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इसी के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, यानी कि इसी फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके जा रहा है ना। तो यानी कि ये कितना काम किया, उसके अगेंस्ट उतना ही तो काम होगा। ध्यान से देखो, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन पहले हम निकाल रहे हैं, नहीं अगेंस्ट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है डायरेक्ट लिखते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना है निकाल के वहां पे हमने रखा है, ठीक, इंटू डी कॉस 180 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी कि ये -1, यानी ये वाली वैल्यू आएगी -mg/d। ठीक है, वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे 0.4, 100 kg, 9.8 नहीं रख के 10 ही रख लेते हैं, आसान रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, तो 100 कितना हुआ यहाँ पे 40 आ जाएगा, वहाँ पे 100, 4000। लेकिन कहोगे नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज -400 जूल, और यही पहला ऑप्शन होगा, और आप इसको टिक करके चले जाओगे। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कितना काम किया गया, यानी कि इस पे कोई ऐसा फोर्स लगा होगा जो इसको डिस्प्लेस करके लेके गया है, वो फोर्स हमें नहीं पता, लेकिन इसके अगेंस्ट काम जब करना है तो इतना ही तो करेगा ना, और उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी वो पॉजिटिव होगा, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स विल बी पॉजिटिव, और वो कितना होगा, +4000 जूल। ये वाला ऑप्शन सही होगा, आई थिंक थर्ड नंबर पे ऑप्शन, हाँ थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, ये भी जेई का क्वेश्चन था, 2024 का क्वेश्चन है, मतलब इसी साल का है, जनवरी शिफ्ट 1 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए ब्लॉक मास 5 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट pulled up on a smooth inclined plane making angle 30 with horizontal and effective acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यहाँ पे पावर दे रखा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, यानी कि गिवन डेटा क्या है, गिवन डाटा है आपका मास ऑफ ब्लॉक 5 kg, कितने एंगल पे 30 डिग्री, और क्या क्या है, हाँ एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक चीज और आपका दे रखा है टाइम, 10 सेकेंड के बाद टी, 10 सेकेंड के बाद आपको बताना है कि कितना वर्क डन हुआ। सो सिंपल, देखो कैसे होगा, यानी कि इससे और इससे आप क्या निकाल सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि एम 5 kg, ए 1 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया 5 न्यूटन, ये आपका फोर्स फोर्स मिल गया। यानी कि 10 सेकेंड में हम डिस्प्लेसमेंट देख लें तो काम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम यूज करेंगे काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू डॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियली ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे रहा होगा, रेस्ट पे ब्लॉक था, तो ये जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी कि डी इज इक्वल टू वैल्यू रख दो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड, यानी कि 150 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मिल गया, एंगल मिल गया, फोर्स मिल गया, चलो फार्मूला लगा दो, वर्क डन बाई फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन, जो हमने अभी वहाँ कैलकुलेट करके निकाला है, डिस्प्लेसमेंट अभी निकाल लिया यहाँ पे 50 मीटर, कास 30 की वैल्यू जो भी है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे, √3/2 होता है उसका वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 25, 125 √3 हो जाएगा, ये 25 25 125 और √3 जो, ये है वर्क डन बाई फोर्स
इन 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में कितना काम किया होगा इतना काम करेगा। ठीक, दिस इज आल्सो अ जेई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।